हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिवीजन सीरीज का 19 पार्ट। हम लोग ऑलरेडी अभी 18 पार्ट कर चुके हैं और हमने बहुत सारे प्रश्नों को सीखा है जो हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। तो ये सीरीज हमारा 45 डे तक चलेगा, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। और 45 डे जो हमारा सीरीज चलेगा उसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट इतने सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा जो भी सिलेबस है उन सारे सिलेबस के हर एक चैप्टर को कवर कर लेंगे। बेसिकली जो हमारा हिस्ट्री है, सबसे जो मेन पोर्शन हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स का, फिर करेंट अफेयर आता है, इन दोनों पे ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा। और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न हम लोग डेली कर रहे हैं। तो ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप बिहार एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो 67th के लिए, चाहे 68 के लिए कर रहे हो, सारे चीज़ के लिए महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं है कि ये जो है जो सीरीज वो केवल 67th के लिए ही लिमिट है, नहीं, तो सारे क्लासेस के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ भी जीएस से प्रश्न आता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। लेकिन बेसिकली जो भी हमारा टारगेट है वो बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके है। तो कुछ बिहार के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ हम लोग करेंट अफेयर के प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा सीरीज है और इसमें हम लोग बाइलिंगुअल करते हैं, हिंदी और इंग्लिश में, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। और जो भी प्रश्न आप देखेंगे, बहुत प्रश्नों का लेवल जो होगा वो आपको बहुत कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई हो जाएंगे उन प्रश्नों से कि नहीं, ये जो प्रश्न हैं इसमें करवाए जा रहे हैं वो काम के प्रश्न हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कॉमन प्रश्नों को नहीं लिया आता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि घिसा पीटा सवाल, उन सवालों को मैं यहाँ पे नहीं लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो सवाल ऑलरेडी इतना है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं याद होगा। तो उन प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को मैं सिखाता भी हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज़ को। इस सीरीज़ हमारा लाइव चल रहा था, लेकिन मुझे इस सीरीज़ को रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि लाइव में आप लोगों का जो उपस्थिति है बहुत ही कम देखने को मिला। तो इसलिए इस सीरीज़ को रिकॉर्डेड किया जा रहा है और 45 डे तक हमारा चलेगा। उसके बाद हम लोग कुछ नया चीज़ सोचेंगे। और जो हमारा साइंस का सेशन था, जो साइंस हम लोग कर रहे थे, तो उसका भी हमारा 15 वीडियो आएगा। अभी हमारा 4 वीडियो हुआ है, तो 15 वीडियो भी हम लोग जल्दी से कवर करेंगे। इसके बाद कुछ हमारा नया कोर्सेज जो है वो आएगा, जो हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का जो है वो हम लोग करेंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल में लगभग हम लोग 150 लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं और पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल को रिटन के साथ लिखते हुए हम लोग कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो उस चीज़ के लिए आपको वेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज खा? चंगेज खा का मूल नाम क्या था? कसौल खा, तेमुजिन, असुघई और उगाड़ी। कुछ ऑप्शंस मैं इंग्लिश में रखता हूं क्योंकि ये सारे नाम हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में रखा हूं। इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है कि वीडियो देखने लगें आपको लगे यार ये तो इंग्लिश में है, तो ऐसा करना नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन जो नाम है मैं वो हिंदी में रखा हूँ, इंग्लिश में रखा हूँ। और जहाँ पर मुझे हिंदी की जरूरत पड़ता है मैं वहाँ पर हिंदी में चीज़ों को कर दिया हूँ। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे वीडियो देखने के बाद। पूरा वीडियो देख लें उसके बाद ही। ओके, तो जो बचपन का नाम था वो था तेमुजिन, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। कह रहा है कि विच सुल्तान वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन बट उलेमा ऑब्जेक्टेड? कौन सा ऐसा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया? मैंने आपको पढ़ाया है, जो हमसे हिस्ट्री ऑप्शनल्स के कुछ जो मेडावल हिस्ट्री मैंने पढ़ाया वो पढ़े होंगे, वो इस सवाल का उत्तर इजली रूप से दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि मेरे पास 4 खान है, मीन्स 4 खान, जैसे आपको पता होना चाहिए कि पैगम्बर मोहम्मद के बाद 4 खलीफा, उसी तरह से बोला था कि मेरे पास 4 खान है, नुसरत खा, अल्फ खा, उलूग खा। ओके, तो और बोलते थे कि मैं एक नया धर्म चलाऊंगा, लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया। और तो ये हो जाएगा हमारा आंसर अलाउद्दीन खिलजी। ओके, आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली अज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी? सिकंदर सानी की उपाधि धारण किसने की थी? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो आपको देखिए, सिकंदर सानी की उपाधि जो हासिल किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन ई सवाल का राइट आंसर होगा। इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। तो सवाल नंबर 4 कहता है कि हु अमंग द फेमस जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द मंगोल? मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही प्रसिद्ध सेनापति, मैंने 4 जो खान है उनमें किन की मृत्यु हो गई थी ये आपको बताना है। अल्फ खा, उलुग खा, जफर खा, नुसरत खा।
आपके सामने चारों ऑप्शन है, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा जफर खान। जफर खान की मृत्यु हो गई थी जब मंगोलों के विरुद्ध वो लड़ाई कर रहा था। ओके, क्योंकि मंगोल जो थे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज था दिल्ली सल्तनत को लेकर। इल्तुतमिश से स्टार्ट हुआ, आगे फिर देखते हैं कि हर एक के समय में कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कहीं ना कहीं एक मंगोल बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा। तो जफर खान की मृत्यु हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे जब वो मंगोलों से लड़ रहे थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके सामने है नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर हम चलेंगे 5 की ओर। हु गेव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द पोस्टल सिस्टम ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल के समय डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। देखिए, मैंने बताया था कि जो डाक व्यवस्था में बहुत अच्छे तरीके से जो वर्क किया, कहीं ना कहीं आप मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखेंगे। और जो ये पूरे अच्छे तरीके से कि जो डाक व्यवस्था था सल्तनत के समय में, हर एक दूरी पे एक पोस्ट रहता था, मतलब एक तरह से डाकिया के रूप में रहता था, घोड़े रहते थे। तो इस तरह के पूरे डाक व्यवस्था का जो विवरण आपको मिलेगा रेहला में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रेहला में, जो कि एक इब्न तूता की रचना है। इब्न तूता एक मोरक्को का निवासी था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तो इब्न तूता इज द राइट आंसर। इस बात को ध्यान रखिएगा, इब्न तूता इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। सवाल नंबर 6 कहेगा, हु एमंग द फॉलोइंग टर्म द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज ए कॉन्स्पायरेसी। 1857 के विद्रोह को कौन से इतिहासकार ने बोला कि ये एक महज क्या था? एक षड्यंत्र था। मीन्स कि एक हिंदू मुस्लिम के षड्यंत्र था 1857 का विद्रोह, बल्कि एक कोई मतलब कहने को उतना बड़ा रिवोल्ट नहीं था, एक मात्र एक कॉन्स्पायरेसी था। तो ये कौन बोला? आपके सामने ऑप्शंस ए हैं, जेम्स ऑटरम एंड डब्ल्यू टेलर, वीडी सावरकर, जॉन्स लॉरेंस एंड टी.आर. होम्स। मैंने 1857 के विद्रोह के बारे में बहुत कुछ बताया है कि कौन से पुस्तक लिखे गए 1857 विद्रोह के ऊपर, किन्होंने इसको स्वतंत्रता संग्राम बोला, बहुत सारे चीज़ मैंने बताया। तो आप लोग ये नया सवाल है कि षड्यंत्र के कॉन्स्पायरेसी वाला मैंने नहीं करवाया था। इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए होगा। जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने बोला कि 1857 का जो विद्रोह था एक कॉन्स्पायरेसी था। ओके, देखिए आपके सामने है ग्रेट रिवेलियन, ये पुस्तक है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं चारों पुस्तक हैं जो 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखा गया है। लेकिन जो मैंने ये जो मैंने बताया ये 1857 के विद्रोह के ऊपर टिप्पणी किया गया है, कमेंट किया गया है। ओके, तो देखिए द ग्रेट रिवेलियन बुक लिखा गया 1857 के ऊपर, अशोक मेहता ने लिखा। 1857 केवल 1857 बुक का नाम 1857 ये बुक का नाम है और वो एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखा गया। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये बुक बहुत ही बाद में लिखा गया, ऐसे बोला था कि सरकारी इतिहासकार है एस.एन. सेन। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी जो बुक लिखा गया वो टी.आर. होम्स के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? टी.आर. होम्स के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजमूदार के द्वारा। चारों बुक आपको याद रखना है। ठीक है, इस चारों बुक को याद रखना। देखिए फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसके बारे में बोला, किसने बोला? तो वीडी सावरकर ने कमेंट किया था 1857 के विद्रोह के ऊपर। ओके, चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट नंबर सवाल जो है हमारा आपके सामने है। सवाल कहाँ चला गया? एक सेकंड। हाँ, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ फरेजी रिवेलियन। फरेजी रिवेलियन जो है, फरेजी विद्रोह है। फरेजी एक तरह का समुदाय था जो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा बंगाल में फाउंडेड किया गया था। वो एक तरह का क्या था? समुदाय था, और जो कहीं ना कहीं एक रेडिकल चेंज की बात करता था कि जो रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, सोशल चेंज है बंगाल के अंदर। इस्लाम का बहुत ही कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने एक तरह से डिग्रेड किया, तो इसके लिए एक तरह का समुदाय था फराजी। और इन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक सरकार की तरह पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया। ठीक है, और जमींदारों पर अटैक किया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी कमिश्नर था उसके कमिश्नर की जगह पे खलीफा को अपॉइंट किया। ठीक है, मतलब एक तरह से जो मुस्लिम इस्लाम रिलीजन होता है। तो हाजी शरीयतुल्लाह के डेथ के बाद जो कहीं ना कहीं उसका बेटा जो है दादू मियाँ, उसने इस रिवेलियन को लीड किया, मीन्स नेतृत्व में किया, और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को कन्विक्ट मतलब कहने का मतलब कि प्रोसिक्यूटेड किया गया। ओके, और इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन दादू मियाँ का फिर डेथ होता 1860 में, तो फिर ये जो आपका मूवमेंट हुआ वो खत्म हो जाता है। लेकिन फरेजी विद्रोह का नेता पूछेगा तो दादू मियाँ होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फरेजी सेक्ट की बात पूछेगा तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा इसको फाउंडेड किया गया। ओके, चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। वेयर डिड वेलुथम्पी
बेलूथम्पी हैं जो कहाँ पे मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था, ये लीड किया था ब्रिटिश के खिलाफ। बेलूथम्पी एक तरह का दलावा थे। दलावा मीन्स क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर। ओके ओके, दलावा है जो प्राइम मिनिस्टर, एक तरह से जो त्रावणकोर है, त्रावणकोर ध्यान रखिएगा। त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया। जब सब्सिडरी अलायंस को साइन करेगा 1805 में, तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ब्रिटिश को, मतलब एक तरह से खजाना खाली हो जाएगा, ब्रिटिश की तरफ से फोर्स रहेगा, अपना फोर्स नहीं रख सकता। इसका बहुत ही विरोध किया। एक तरफ दलावा मतलब बोलते हैं उस समय पीएम बोला, पीएम को मतलब प्राइम मिनिस्टर जो बोल सकते हैं, उसको दलावा बोला जाता था त्रावणकोर के साम्राज्य में। ओके, तो इसने विरोध किया और इसने नेतृत्व किया, बेलूथम्पी ने नेतृत्व किया अंग्रेजों के विरुद्ध। और कहाँ किया, तो केरला में। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। हु यूज्ड द वर्ड आदिवासी इन रिलेशन टू ट्राइबल पीपल? जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए, हरिजन की बात करें तो महात्मा गांधी होगा, लेकिन आदिवासी शब्द जो इस्तेमाल किया गया, जो भी ट्राइबल्स पीपल हैं उनके लिए, वो इस्तेमाल किया गया ठक्कर बप्पा के द्वारा। किसके द्वारा? ठक्कर बप्पा के द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठक्कर बप्पा ने सबसे पहले बार आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया फॉर द ट्राइबल पीपल। आगे चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। When did हौज रिवेलियन टेक प्लेस? देखिए, हौज रिवेलियन जो है बिहार के एरिया में ये रिवेलियन हुआ था, और ये जो हुआ था 1820-21 के टाइम में हुआ था। 1820-21 के टाइम में हुआ था हौज रिवेलियन में। सारे रिवेलियन जो बिहार के अंतर्गत हुए, मैं इसको यहाँ पे कवर करवाऊंगा आपके सामने। सारे रिवेलियन है, वीडियो को पॉज करिए और एक बार वीडियो को पढ़ लीजिए। मैं फिर भी पढ़ लेता हूँ। हो और मुंडा जो चला था, वो उसके जो मेन नेता थे वो थे राजा परहत। राजा परहत थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये डेट है, डेट महत्वपूर्ण, जिसमें बहुत सारे डेट है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हो और मुंडा रिवेलियंस बिहार के अंदर हुआ था और राजा परहत ने इसको लीड किया था। कोल मूवमेंट तो आपको पता है, कोल जो विद्रोह है बुद्धू भगत, विनोद राय और सुरगा मुंडा के द्वारा किया गया था। ओके, जो लैंड था, जो भी आपका उसमें जो कोल जनजाति का जमीन था वो ट्रांसफर किया जा रहा था, ठीक है, मुस्लिम फार्मों को, सिख को, तो उसके लिए विद्रोह हुआ था 1831-32 में, कोल विद्रोह। भूमिज तो आपको मैंने बताया है कि गंगा नारायण ने इसका नेतृत्व किया। ओके, जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी था उसके खिलाफ किया। संथाल विद्रोह जो हुआ वो कान्हू, वैरो और जो चंदा थे, इनने संथाल विद्रोह को, सिंधु कान्हू आपको पता होना चाहिए, इसने इस विद्रोह को कहीं ना कहीं लीड किया। ओके, इस बात को याद रखना है। ओके ओके, आगे है। और एक फूलो और झानो, एक चीज और, सिंधु कान्हू की सिस्टर थी फूलो और झानो, ये भी इस विद्रोह से संबंधित है। ये सवाल पूछा जा चुका है। फूलो एंड झानो वेर द सिस्टर, जो कि संथाल अपराइजिंग से संबंधित है। मैं यहाँ पे हट जाता हूँ तो आपको दिखेगा अच्छा तरीके से। सफाहोर रिवोल्ट, सफाहोर रिवोल्ट जो है 1870 में हुआ था, और इसमें भागीरथ मांझी, लाल हेब्रम और पैका मुर्मू इसमें शामिल थे। ओके, मुंडा रिवोल्ट तो बहुत याद होगा, बहुत सिंपल है, बिरसा मुंडा। ताना भगत भी आपको मैंने बताया कि जतरा भगत ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, जो कि ओके ओराव के था। और 1914 में स्टार्ट हुआ ताना भगत, बंगाल वाला साइड में, लेकिन उसमें बिहार एरिया में बोल सकते हैं। तो ये सारे कुछ मूवमेंट्स जो मैंने आपको करवा दिया, और जो मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो है उसमें मैं सारे करवा दूंगा एक वीडियो के अंदर। चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। Which of the following Englishman translated the भगवत गीता into English for the first time? भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, जो सबसे पहले ट्रांसलेट किया, वो कौन सा अंग्रेज था? देखिए, भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद की काम बात करेंगे तो आपका वारेन हेस्टिंग के समय हुआ। वारेन हेस्टिंग के समय में होगा, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ओके, रॉबर्ट क्लाइव के बाद। तो वो जो ट्रांसलेट किया गया वो किया गया चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवत गीता को ट्रांसलेट किया गया। अब आपके सामने कुछ नाम आपको देख रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैं बताऊँ, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप जिसने सबसे पहले अशोका की लिपि को पढ़ा। ओके ओके, और फाउंडिंग एडिटर ऑफ, देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल था उसके जो उसका एडिटर था, मतलब कहने का मतलब उसमें जो जनरल उसका जो निकलता था उसकी एडिटिंग करने में भी जेम्स प्रिंसेप का कहीं ना कहीं योगदान था। अलेक्जेंडर कनिंघम तो पता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ओके, चार्ल्स विल्किंस जिन्होंने गीता को तो ट्रांसलेट किया है किया, इसने हितोपदेश, जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया बुक है हितोपदेश, उसको भी ट्रांसलेट किया। शकुंतला है, उसको भी ट्रांसलेट किया। ओके, विलियम जोन्स जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में, वारेन हेस्टिंग्स से टाइम में। तो आगे चलते हैं। सवाल नंबर कह रहा है कि 12, हु इस्टैब्लिश द फर्स्ट संस्कृत कॉलेज इन वाराणसी? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए,
संस्कृत कॉलेज की बात करेगा वाराणसी में, तो वो स्थापना किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा। जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अब देखिए आपके सामने नाम आता है वारेन हेस्टिंग्स। तो जैसे जैसे क्लास चल रहा है मैं क्या करवा रहा हूँ, जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय आ रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन या उनके समय जो भी इवेंट्स हुए मैं उसको कवर करवा रहा हूँ, जो बहुत फेमस कहीं ना कहीं जो हुए, और वही एग्जाम में आता है तो मैं उसको करवा दिया हूँ ऑलरेडी। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आते जाएगा मैं करवाते जाऊँगा, तो आपको एक दिमाग में चीज़ छप जाना चाहिए। बाकी तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री करवाऊँगा तो उसमें सारी चीज़ ऐसे भी याद हो जाएगा। तो वारेन हेस्टिंग के समय में रिलेटिंग एक्ट तो सिंपल है, क्योंकि सबसे पहली बार गवर्नर जनरल जो बना भारत का बंगाल का, तो वो 17,000 के रिलेटिंग एक्ट के थ्रू ही बना। तो इसके समय में कहीं ना कहीं कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट जो बना था वो इसी समय बनेगा 1774 में, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी समय में आएगा। इसका देख सकते हैं टाइम पीरियड 1773 से 1785 तक। रोहिला युद्ध इसी के समय में, पहला मराठा युद्ध इसी के समय में होगा, ओके। जो सालवाई की संधि होगी इसी के समय में होगा। दूसरा मैसूर जो होगा, मैसूर युद्ध जो होगा 1784 में, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी। सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो होगा वो भी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही होगा। कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना भी इसके समय में होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी 1784 में इसके समय में ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। और संस्कृत कॉलेज इन वाराणसी जो बनाया गया वो जोनाथन डंकन के द्वारा बनाया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि बीडी सावरकर ने किस युद्ध को बोला था कि प्रीलूड टू द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध की एक प्रस्तावना है। मीन्स जो युद्ध स्टार्ट हुआ उसके पहले एक ट्रेलर है, तो वो किस युद्ध को बोला था आपको बताना है। पाइका रिवेलियन, एंग्लो मैसूर वॉर, इंडिगो रिवोल्ट, वेल्यूर म्यूटिनी। देखिए तो ध्यान रखिएगा, जो बेलौर कहने का मतलब विद्रोह हुआ था, बेलौर विद्रोह हुआ था, उसको इन्होंने बोला कि ये एक तरह की प्रस्तावना है, एक तरह का ये आप कह सकते हैं कि ट्रेलर है, झांकी है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो कहीं ना कहीं 1857 से पहले हुआ होगा तभी, क्योंकि वीडी सावरकर के द्वारा ही 1857 के युद्ध को बोला गया कि भारतीय स्वतंत्रता के पहला युद्ध है, ओके। तो पहले युद्ध के पहले भी मतलब एक तरह से प्रस्तावना की बात करेगा तो वेलोर म्यूटिनी होगा। और वेलोर विद्रोह जो है इस बात में 1806 में हुआ था, ओके। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि देखिए जो भी उस समय सैनिक थे वेलोर के साइड में, उनको ड्रेस कोड किया गया। वो जो टीका लगा के आते थे, मूछ रखते थे, सब कुछ बैन किया गया, मूछ नहीं रखना है, टीका नहीं लगाना, तो धर्म के खिलाफ कहीं ना कहीं एक साजिश था। तो इस चीज़ के चलते कहीं ना कहीं ये जो एक सर जॉन क्रैडकॉक थे उसने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रेस कोड था जो कहीं ना कहीं वेलोर म्यूटिनी को जन्म दिया 1806 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके सामने कुछ ऐसे रिवोल्ट हैं जो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख रहे हैं। पाइका विद्रोह जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ही हुआ था, उड़ीसा वाला साइड में हुआ था 1817 में। इसके मेन लीडर हैं बख्शी जगबंधु, ठीक है। एंग्लो मैसूर वार तो आपको पता होगा, ओके। तो एंग्लो मैसूर जो वार हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको पता होना चाहिए। लास्ट में श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी, फिर लास्ट में जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होगा वहाँ पे टीपू सुल्तान की डेथ हो जाएगी 1799 में। तो ये तो बहुत सिंपल है। एंग्लो मैसूर वार बताऊंगा किस तरह से निजाम हैदराबाद रहेगा और किस तरह से मराठा रहेगा, मतलब किस तरह साइड चेंज करता है। मैं इसको करवाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो हम इसी को ऊपर डिस्कस करेंगे जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, ओके। इंडिगो रिवोल्ट तो पता है, ये फेमस रिवोल्ट है, बंगाल में 1859 में हुआ था, ओके। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, जिसको नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। सवाल नंबर 14 कहता है कि डक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो फाउंडेड किया गया, जो स्थापना किया गया, किसके द्वारा किया गया। देखिए डक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है 1884 में बना था। तो ये जो इसका जो बीज आप कह सकते हैं जो बोया गया, या स्टार्टिंग सोसाइटी का जो स्टार्टिंग जो आप कह सकते हैं कि एक आधारशिला बनी, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर के द्वारा, गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया न्यू इंग्लिश स्कूल के तरह 1880 में, और बाद में यही जाके डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के रूप में 1884 में बना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब भी डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात करेगा तो वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा 1884 में। आगे चलते हैं हम लोग। सवाल कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर था, एक तरह का अखबार है जो कि अमेरिका में इस्टेब्लिश किया गया। अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई 1905 में हुई, और वो थे तारकनाथ
दास, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तारकनाथ दास के द्वारा अमेरिका के ध्यान रखिएगा सैन फ्रांसिस्को में एक तरह का जनरल था, एक तरह का अखबार बोल सकते हैं, फ्री हिंदुस्तान लॉन्च किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपका उत्तर क्या होगा? तारकनाथ दास। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 का रहा है कि हु फर्स्ट सजेस्टेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड इन बंगाल। बंगाल में ब्रिटिश गुड, जो ब्रिटिश जो वस्तु थी उसका मतलब बहिष्कार करने का सुझाव किसने दिया? सबसे पहली बार मतलब बंगाल के अंदर आपको पता है कि बॉयकॉट मूवमेंट चला, लेकिन इसका सुझाव किसने दिया ये बताना आपको। अरविंदो घोष, कृष्ण कुमार मित्र और मोतीलाल घोष, सतीश चंद्र मुखर्जी। देखिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र जो हैं वो संजीवनी जो आपका बंगाली एक तरह से पत्रिका था उसके एडिटर के रूप में थे, और उन्होंने अपने एडिटर के माध्यम से ही 13 जुलाई 1905 को बोला कि जो बॉयकॉट होना चाहिए ब्रिटिश गुड्स का, ठीक है। इन अपने कहीं ना कहीं एडिटर में मतलब कहने का मतलब कि पत्रिका में इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया। तो ये सबसे पहली बार कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा इस चीज़ का जिक्र किया गया। तो आज से आपको याद होना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक बार शेयर कर देंगे फिर से एकदम ऑनेस्टली, और वीडियो को लाइक भी करेंगे, और ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर किया करिए कि किस तरह से वीडियो आपको लग रहा है और क्या परिवर्तन इसमें चाहिए। बेसिकली मैं ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि वीडियो आपको जो भी मिले बहुत ही बेहतरीन मिले। आगे सवाल नंबर 17 देखेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको बहुत सारे लोग इसका गलत उत्तर देंगे। मैं ये बोलता हूँ इस सवाल में कि बहुत सारे लोग इसका गलत उत्तर देंगे, पर नहीं तो आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसको मिलाना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त ऑफर, अगस्त रेजोल्यूशन, डायरेक्ट एक्शन डे। आपको इसमें एक डी वाला आपको याद होगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। बहुत सिंपल है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था ये डेट आपको बताना है। ओके, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था ये आपको डेट बताना है। लेकिन मैं बताता हूँ जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना इसमें थे, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने बताया, लेकिन आपको डेट कम्युनिटी बताना है कि कब मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, कब मनाया गया डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल में, इस बात को आपको आंसर देना है। अब मैं आपको एक और बताऊंगा कि लॉर्ड अगस्त ऑफर आपको याद होगा। अगस्त ऑफर जो हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध में इंडियन लोगों का साथ, मतलब कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाए या इंडियन लोग साथ करें हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में, अंग्रेजों ने अगस्त ऑफर लाया 8 अगस्त 1940 को। तो अगस्त ऑफर जो है इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लॉर्ड लिथलिंगो के समय आया था। ओके, लॉर्ड लिथलिंगो के समय आया था। तो आगे तो आगे यही तो है ना, लॉर्ड लिथलिंगो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में रहेंगे। ओके, अब आपके सामने है अगस्त डिक्लेरेशन। तो अगस्त जो घोषणा है ये जो है मॉन्टेग्यू के समय आया था, ठीक है। लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय आया था 1970 में। तो देखिए घोषणा कहेगा तो सबसे पहले घोषणा आएगा, ओके, फिर आपका प्रस्ताव आएगा, तब आपका संकल्प लिया जाएगा। तो अगस्त रेजोल्यूशन है महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपको सामने है इस सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही ये सिंपल सवाल आप कह सकते हैं, अगर आपको याद होगा दो चीज़ आपको अगर इसमें याद हो, डायरेक्ट एक्शन डे और अगस्त प्रस्ताव अगर आपको याद होगा तो इस सवाल का उत्तर कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया कब अपॉइंट किया गया, भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो ये 1877 में नियुक्त किया गया। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड कैबिनेट, कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में मात्र एक जगह है, एक जगह है। मंत्रिमंडल शब्द हमारे संविधान में एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो बताना है। 74 में, 76 में, 352 में, 356 में। तो वो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 352 352 में मिलता है कि जब भी प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं जब ध्यान रखिएगा कि कोई भी मतलब कहने का मतलब कि जो आपका 352 के तहत जो कहने नेशनल इमरजेंसी घोषित करना है, तो जब भी करना है देन उसको यूनियन कैबिनेट से सिफारिश लेना पड़ेगा रिटन में, तभी वो कहीं ना कहीं जो आपका नेशनल इमरजेंसी है उसको प्रोक्लेम कर सकता है। ये है आर्टिकल 352 के अंदर कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल है, कैबिनेट शब्द का यूज किया गया, मात्र यहीं कहीं भी कैबिनेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आर्टिकल 352। ओके, 356 में क्या है? तो 356 में आपका है जो स्टेट के अंदर जो आपका इमरजेंसी लगता है वो आपका है आर्टिकल 356 में। ओके, चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 20 की ओर।
विच आर्टिकल स्टेट दैट द एजुकेटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू बी इम्पीड और प्रिजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ एजुकेटिव पावर ऑफ द यूनियन। सवाल बहुत बड़ा है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद है मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे रखा है, पूरा अनुच्छेद का ये भाषा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि जब भी कोई एजुकेटिव पावर स्टेट, अब देखिए ये सवाल मैंने कल ही करवाया था, शायद 2 दिन पहले करवाया था, इसलिए मैं ये सवाल को यहाँ पर डाला हूँ कि आप लोग उस चीज़ का रिवीजन करते हैं नहीं। कह रहा है कि कोई भी स्टेट अपना एजुकेटिव पावर का इस्तेमाल करेंगे, इस बात को ध्यान रखते हुए कि जो केंद्र का जो एजुकेटिव पावर है वो उस पर बाधा ना पहुँचाए या उसके पूर्वाग्रह न, उस चीज़ को मतलब कहीं ना कहीं कम ना करे और उसको कहीं बाधा ना पहुँचाए। ऐसा कौन सा आर्टिकल में कहता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो मेंशन है आर्टिकल 257 में मेंशन, आर्टिकल 257 में इस चीज़ का मेंशन है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 257 ये चीज़ को कहता है कि जो भी एजुकेटिव पावर ऑफ ए स्टेट है वो इस तरह से एक्सरसाइज करेगा कि वो हमारे एजुकेटिव पावर ऑफ यूनियन को इम्पीड और प्रिजुडाइज नहीं करेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर चलते हैं हम लोग। हाँ, तो ये सवाल क्या कह रहा है कि 21 नंबर सवाल कह रहा है कि विच आर्टिकल मेंशन, कौन सा आर्टिकल कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरी ऑन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस कंडीशन। मतलब कह रहा है कि देखिए संघ का ये कर्तव्य है, ये प्रत्येक राज्य, कोई भी राज्य हो, उसको बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाएं और ये सुनिश्चित करें कि जो सरकार है, प्रत्येक राज्य सरकार, वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। ये कौन आर्टिकल कहता है? तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 355, आर्टिकल नंबर 355। देखिए कुछ आर्टिकल्स हैं 352, 355, 300, ये सब कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको दिमाग से निकल जाता होगा। तो इस सारे आर्टिकल्स का देखिए ये लैंग्वेज बहुत टफ है, लेकिन इसको आपको याद रखना है। ओके, 355 कहता है कि संघ का ड्यूटी है कि राज्य के जो बाहरी आक्रमण है, आंतरिक अशांति है, उससे बचाया जाए राज्यों को, और ये सुनिश्चित करें कि जो राज्य हैं वो संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यह सवाल नंबर 21 का उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 355। सवाल नंबर 22 क्या कहता है? करेंट अफेयर है कि 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल कब मनाया जाएगा? 2022 में कहाँ मनाया जाएगा? ठीक, सॉरी, 2022 में कहाँ मनाया जाएगा? तो जो यूथ फेस्टिवल है आपको पता होना चाहिए, पुडुचेरी में मनाया जाएगा। और ये यूथ फेस्टिवल जो आपको बोलते हैं युवा दिवस जो बोलते हैं, ये स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी के स्मृति में मनाया जाता है, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये 12 जनवरी को मनाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। पुडुचेरी मनाया जाएगा। पुडुचेरी में जो पुडुचेरी के जो खेल मंत्रालय उसके द्वारा इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और वहाँ के जो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, ओके, PTU, वहाँ पे इस चीज़ को एक तरह से वेन्यू के रूप में चूज किया गया है इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद की याद में। कहाँ मनाया जाएगा 2022 में? तो पुडुचेरी में मनाया जाएगा। ओके, चलते हैं सवाल नंबर 23 की ओर। रिसेंटली हु हैज टुक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड? कह रहा है कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप जो बोर्ड था, इसके चेयरमैन देखिए पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, लेकिन अब ये चेंज हो गए, स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहे। तो अब इसके जो चेयरमैन है वो है मनसुख मंडाविया। तो इंडिया ने टीबी को 2025 तक खत्म करने का कहीं ना कहीं टारगेट किया है। ओके, तो मनसुख मंडाविया जो है वो चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड हैं। सामर्थ्य स्कीम किससे संबंधित है? तो सामर्थ्य स्कीम जो है वो संबंधित है टेक्सटाइल से, टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिए। वस्त्र उद्योग से संबंधित है सामर्थ्य स्कीम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आप देखते हैं, ये किसका देन है? कौन से इकोनॉमिस्ट ने इस चीज़ को लाया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मानव विकास सूचकांक जो है UNDP के द्वारा जो रिलीज किया जाता है, वो किसकी देन है? तो ये जो देन है आपका ध्यान होना चाहिए, महबूब उल हक एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, इनकी देन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, 3 पैरामीटर्स हैं, 3 इंडिकेटर्स हैं। एक तो जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन है, शिक्षा जिसको बोल सकते हैं या लिटरेसी भी बोल सकते हैं, और प्रति व्यक्ति आय। 3 जो कंपोनेंट हैं HDI के। तो कभी कभी सवाल में ये भी पूछता है कि इनमें से HDI के कंपोनेंट कौन नहीं है? ये तीनों ऑप्शन में रहेगा और एक अलग रहेगा। तो ध्यान रखें, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। महबूब उल हक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, इनके द्वारा HDI कंसेप्ट को दिया गया, जो कि UNDP के द्वारा रिलीज किया जाता है। चलते हैं सवाल नंबर 26 की ओर। एट प्रेजेंट ऑन विच बेस ईयर द नेशनल इनकम डाटा इज बीइंग कैलकुलेटेड? एक देखिए बेस ईयर होता है,
जो नेशनल इनकम होता है या जीडीपी होता है वो एक बेस ईयर पे कैलकुलेट किया जाता है। तो बेस ईयर क्या होता है कि जिस वो ऐसा साल को चुनते हैं जिसमें कोई भी वस्तु का दाम हो वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हुआ हो, ज़्यादा कम या ना ही ज़्यादा कम हुआ हो ना ही ज़्यादा हुआ हो। तो उस डेट को लिया था, उस वर्ष को बोलते हैं कि बेस ईयर। इसी के अकॉर्डिंग उस कोई वस्तु का दाम मान लेते हैं, उसमें एक हम सब्जी को उठा लें या कोई प्रोडक्ट को उठा लें, मान लें उसमें 50 रुपये किलो था, तो आज भी हम कैलकुलेट करेंगे 2011 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, तो आज भी उसका वस्तु का दाम 50 रुपया ही मानेंगे। तो एक कहीं ना कहीं एक बेस ईयर लिया जाता है। तो 11-12 तो दो तरह से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। एक तो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं हम लोग करेंट प्राइस पे, और एक करते हैं बेस ईयर पे, ठीक है। तो कांस्टेंट जिसको बोलते हैं कांस्टेंट रेट पे, तो कांस्टेंट जो रेट है वो हमारा होता है बेस ईयर पे। और बेस ईयर फॉर इंडिया क्या है भैया, 2011-12। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने इसको बजट में चर्चा भी किया है। सवाल नंबर 27 कहेगा डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, सॉरी मैंने बजट में इकोनॉमिक सर्वे में मैंने चर्चा किया, ठीक है। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ये भी मैंने बता चुका हूँ कि जो मूल्यह्रास होता है, देखिए आपने जीडीपी पढ़ा होगा, तो जीडीपी में जब हम मूल्यह्रास को घटाते हैं, डिप्रिसिएशन को घटाते हैं, जो टोटल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है आपका सकल घरेलू जो उत्पाद होता है, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, उसमें अगर हम मूल्यह्रास को हटा देंगे, डिप्रिसिएशन तो क्या निकल जाएगा हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। नेट एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो जो आपका कह सकते हैं कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको बोलते हैं, तो ये जो कह रहा है कि मूल्यह्रास किसके बराबर होता है, तो इसी फार्मूला को अगर आपने मैथ अगर पढ़ा होगा तो हम एनडीपी में, अगर हम जीडीपी में एनडीपी को हटा दें तो क्या निकल जाएगा, डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अगर नेशनल प्रोडक्ट हटा दें, मतलब जो हमारा ग्रॉस पेमेंट है, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें अगर नेट को हटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिप्रिसिएशन हमारा निकल जाएगा। ओके, जिसको बोलते हैं, अब देखिए कभी कोई सैलरी कैलकुलेट होता है, अगर आप जॉब करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सैलरी बनता क्या है, ग्रॉस सैलरी बनता है। अब इसमें से कुछ कटौती होता है, एनपीएस कट गया, पेंशन के लिए, मतलब बहुत कुछ कटता है, हेल्थ के लिए कटेगा, ठीक है, कार्ड, मतलब बहुत कुछ जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कटते हैं। तो जब आप जो ग्रॉस सैलरी में से आपका वो सारी चीज़ कट जाएगा तो आपका जो सैलरी में उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट सैलरी बोलते हैं, मतलब नेट आपका सैलरी क्या है। तो अब देखिए वही चीज़ हो गया कि जो हम ग्रॉस में से नेट को कटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, जो हमारा घाटा, तो वही डिप्रिसिएशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं हम लोग 28 की ओर। कह रहा है कि डिफिसिट फाइनेंस, जब घाटे की जो वित्त व्यवस्था होती है उसमें व्यय व राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पड़ता है। देखिए जितना भी सरकार खर्चा कर रही है, एक कंट्री जितना खर्चा कर एक्सपेंडिचर है और उससे कम सरकार को रिसीप्ट प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, डिफिसिट एक तरह का घाटा होगा, डिफिसिट होगा, चाहे वो रेवेन्यू डिफिसिट हो या चाहे तो वो आपका फिजिकल डिफिसिट हो, या आप समझ फिजिकल डिफिसिट हो गया। तो कह रहा है कि कभी कभी कोई कंट्री क्या होता है कि बहुत सारे पैसे को छाप देंगे, बहुत सारे पैसे को छाप देंगे। अब बहुत सारा पैसा को छाप देगा, ओके, और वो अगर विफल हो गई तो क्या स्थिति पैदा होगी। देखिए बहुत सारा पैसा छाप देगा, आरबीआई बहुत ज़्यादा पैसा छाप दिया, तो देखिए जितना ज़्यादा पैसा का लिक्विडिटी मार्केट में फ्लो होगा, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगता हो कि जब छापने की मशीन है तो छाप देगा पैसा ज़बरदस्त रूप से, सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। तो जितना ज़्यादा पैसा होगा, जब पैसा का सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी। आपके लिए अगर आपके आज आप 100 रुपया आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा पैसा छपा जाएगा तो आपके लिए 10,000 रुपये भी कुछ नहीं रहेगा। आप 100 की वस्तु को 10,000 में खरीदेंगे और 100 की वस्तु के दाम 10,000 हो जाएगी, तो इस तरह से क्या होगी, मुद्रास्फीति हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कंट्री, जर्मनी हैं और जो बहुत सारा पैसा छापा था उसको इस चीज़ का कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा, जिम्बाब्वे उसको भी भुगतना पड़ा। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन्फ्लेशन जो होगा इस सवाल का उत्तर होगा। ओके, जब भी ज़्यादा पैसा छपा जाएगा, एक्स्ट्रा पेपर मनी छपा जाएगा, तो सिचुएशन जो होगा एराइज होगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन एराइज हो जाएगी। इस बात को आज से आप याद रखिएगा। ओके, जितना पैसा छपाता है ना उतना पैसा आरबीआई, देखिए आरबीआई पैसा छापेगा। जैसे मान लेते 200 करोड़ रुपया आरबीआई का छापने का, मतलब कहने का मतलब कि आरबीआई के 200 करोड़ छापने का उनके पास कैपेसिटी है। तो 200 करोड़ जब आरबीआई छापेगा पैसा,
तो उसको 115 करोड़ भारत सरकार को गोल्ड के रूप में आरबीआई में जमा करना पड़ेगा और 85 करोड़ रुपया भारत सरकार को फॉरेन मनी के रूप में जमा करना पड़ेगा, तभी 200 करोड़ रुपये रिलीज करेगी आरबीआई। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को मतलब कहने का जितना मार्केट में प्रोडक्ट है, मार्केट में जितना प्रोडक्ट है, जितना उसका वैल्यू है, उतना ही पैसा मार्केट में करेंसी सर्कुलेट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों बैलेंस रहता है, अगर हो जाएगा तो मुद्रास्फीति की स्थिति हो जाएगी। और इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन मिसमैच है? कमिटीज़ हैं, जैसे कि आप रेखी कमेटी है, रंगाराजन कमेटी है, गोई पोरिया कमेटी है। तो गोई पोरिया कमेटी तो सही है, बैंकिंग सुधार से है। रंगाराजन कमेटी जो है भुगतान असंतुलन से है। नंजू दंपा जो कमेटी है वो रेल के किराया भाड़ा से संबंधित थी, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन रेखी कमेटी जो है उस बात को ध्यान रखिएगा, वो कमेटी है अप्रत्यक्ष करों से, जो एक्साइज कर जो कर हैं और कस्टम ड्यूटी हैं उनके नियमों के अप्रत्यक्ष करों के जो नियम है उनको नियम को लेके रेखी कमेटी का गठन तो 1991 में हुआ था। तो रेखी कमेटी सवाल में मिसमैच है। नंदा देवी पर्वत कहाँ है? देखिए नंदा देवी पर्वत की बात करेंगे तो आपको कहाँ स्थित पड़ेगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड किसका भाग है? कुमाऊं हिमालय का भाग है। मैं ये सब करवा चुका हूँ। ओके, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ओके, सब कौन कौन से नदी के बीच में है ये भी मैं करवा चुका हूँ। मैंने बताया था पंसीस, कसक, नेकाती और अतिदी। अब सारे पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में, कैसे कुमाऊं हिमालय कसक में ना, कसक ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच में, सतलज काली के बीच में। फिर नेकाती नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में, और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में। ये प्रादेशिक विभाजन है हिमालय का रिवर के अकॉर्डिंग। और पंजाब हिमालय पूछा है तो सिंधु और सतलज के बीच में। सारे रिवर कंप्लीट हो गए। तो आपका ये कुमाऊं हिमालय के भाग है नंदा देवी पर्वत, इस बात को याद रखिएगा। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? कुल्लू घाटी जो आपका स्थित है भैया वो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। लेकिन ग्रेट हिमालय मीन्स बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो स्थित है वो है आपका कश्मीर घाटी। कौन है? कश्मीर घाटी। और पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। ओके, हिमाचल प्रदेश का ये घाटी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये ब्यास रिवर जो है उसके कारण बना है मनाली और लारगी के बीच में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कुल्लू मनाली आपने नाम भी सुना होगा। वैनगंगा और पैनगंगा ये दो नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो वैनगंगा और पैनगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। कमेंट करके बताइए गोदावरी का एक उपनाम क्या है? ठीक है, जो बोला बहुत फेमस नाम है। देखिए आपके सामने गोदावरी नदी देख रहे हैं। ओके, गोदावरी की इंद्रावती, मंजरा, ठीक है, पैनगंगा, बैनगंगा, ये सारी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की। कृष्णा की भीमा, ओके, तुंगभद्रा, हगारी, ये सारी नदियां किसकी है? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ओके, तो कुछ कुछ जो सहायक नदियां हैं जैसे कृष्णा की, गोदावरी की से सवाल आता है तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, दोनों से सवाल आता है हमेशा, तो इसको आपको याद रखना है। फेमस नदी भी गोदावरी एंड कृष्णा ये और कावेरी, तीन नदी तो हैं ही। जो साउथ कहने का पेनिसुलर रिवर जो है वो बहुत ही फेमस है, उसको आपको याद रखना है। सवाल नंबर चलते हैं 33 की ओर। डफला और सिन्होपो ट्राइब, डफला और सिन्होपो जनजातियां हैं जो पाए, डफला आपको पता होना चाहिए। डफला और सिन्होपो जनजातियां जो है वो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। डफला और सिन्होपो, और डफला आपको माउंटेन में मिलेगा, डफला आपको माउंटेन में मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। देखिए सारे जनजातियां यहाँ पे आपके सामने हैं, जितने जनजातियां हैं वो सारे आपके सामने हैं, इजीली उसे याद कर पाएंगे। सिक्किम, भोटिया है, लेप्चा है, ये कहाँ है? सिक्किम में। ओके, भील मीना जो हैं ये आपकी जनजातियां कहाँ हैं? राजस्थान में। ओके, अब आपके सामने देखिए झारखंड में बहुत सारी जनजातियां हैं। संथाल है, पहाड़िया है, मुंडा है, होर है, बिरहोर है, ओराव है, खड़िया है। अब बिहार क्योंकि यहाँ क्यों नहीं रखा गया? बिहार में बहुत ही कम जनजातियाँ पाए थे, मतलब बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत ही 0% बोल सकते हैं, मतलब एक मतलब नगण्य रूप से। ओके, चकमा पूछेगा, मिकिर पूछेगा, बोरा पूछेगा तो असम में है। मिसमी, डफला, मीरी, अक्का, ये सारे पहाड़ी का भी नाम है और जनजाति भी है अरुणाचल प्रदेश में। गारो, काशी, जंतिया तो बहुत सिंपल है, ये सारा मेघालय में है। तो मेनली जो इधर वाला ही आपका पूछता है, तो ये सारे अगर 2-4 बार देख लीजिएगा ना तो ये याद हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। ओके, चलते हैं सवाल नंबर आपका 34 की ओर।
ए वैली ऑफ स्मोक, 10,000 धुआंों की घाटियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे धुआं होते रहता है, बहुत सा वोल्केनो इरप्शन हुआ था, वो कहाँ है? तो वैली ऑफ 10,000 स्मोक, ठीक है, यहाँ पे नहीं टाइप हुआ है। ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक इज फाउंड इन अलास्का। अलास्का कहाँ है? यूएसए का पार्ट है। माउंट मैकिनली, देनाली पर्वत कहाँ है? अलास्का में है, 194 मीटर, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है आपको। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, अलास्का में है। ये वैली है जो आपके अलास्का के कटमाई नेशनल पार्क में है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कटमाई नेशनल पार्क में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं सवाल नंबर 35 की ओर। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज द लाइन ज्वाइनिंग द ओसेनिक एंड ओसेनिक पार्ट हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ सैलिनिटी नोन। देखिए, समान मात्रा, मतलब लवणता जो है, जो सागरीय महासागरीय सागरीय भाग की जो लवणता है, वो समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? अगर समान मात्रा में, अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर सैलिनिटी है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम एसोहेलाइन। क्या बोलेंगे? एसोहेलाइन बोलेंगे, ठीक है, सैलाइन मत मारिएगा, एसोहेलाइन बोलेंगे। समान मात्रा वाली लवणता को, समान मात्रा वाली लवणता को आइसोबात, समान गहराई वाले वाटर बॉडीज को क्या बोल देंगे? आइसोबात बोल देंगे। ओके, तो आपको याद होना चाहिए। करा कि कौन सा विलेज है बिहार का जो भारत का पहला न्यूट्रिशनल विलेज बना है, पोषाहार गांव बना है? ये जो विलेज है, वो विलेज का नाम है कुकरी बीघा। ये गांव है आपका पटना में स्थित है, पटना डिस्ट्रिक्ट में कुकरी बीघा जो है पटना डिस्ट्रिक्ट में गांव है, और पहला पोषक गांव बना है, पोषाहार गांव बन गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, इसने होलिस्टिक फार्मिंग मॉडल को अपनाया है, जो फार्मर के न्यूट्रिशन को लेकर ऑप्टिमाइज करेगी और इकोलॉजिकल रिसिलेंस को प्रमोट करेगी। कह रहा है कि जो व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें मैंने आपको पढ़ाया था, वेस्टर्लिच पढ़ाया था मैंने, मतलब जो इसी सेशन में। तो जो व्यापारिक पवनें हैं, देखिए आप देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं अस अक्षांश जिसको बोलते हैं, ठीक है, अस अक्षांश जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हाई प्रेशर क्या रहता है? हाई प्रेशर रहता है। अब ये क्या आपका इक्वेटोरियल है, जैसे डोल्ड्रम पेटी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कौन सा प्रेशर रहेगा? लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा हवाएं, तो जब ज़्यादा गर्म हो तो ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे आएगा लो प्रेशर। लो प्रेशर बनेगी तो जो हाई प्रेशर जो यहाँ पे जो है, ये जो हवाएं हैं कहाँ चलना स्टार्ट करेगी? लो प्रेशर की ओर। तो ये जो आपका है, इसको बोलते हैं ट्रेड वाइंड। क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें बोलते हैं, जो कि उपोषण उच्च दाव से चलती है निम्न दाव की ओर। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी पूछेगा तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड बोले या साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड बोले, लेकिन है तो आपका चलती है कहाँ? तो उपोषण उच्च दाव से ही चलती है, जो हॉर्स लैटिट्यूड के बीच में ही चलती है, जिसको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। ओके, आगे चलते हैं। विच डिजर्ट इज स्प्रेड इन द सॉर्दर्न कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया कहाँ? यूएसए में। यूएसए में आप देखिएगा, जो मैंने मैप बनाया, मैं आपको मैप हम दिखा देता हूँ। ओके, तो उसके सॉर्दर्न पार्ट में कौन सा मरुस्थल है? तो उसके सॉर्दर्न पार्ट में जो मरुस्थल उसको बोलते हैं कैलिफोर्निया के, वो है मोजावे मरुस्थल। क्या बोलते हैं? मोजावे मरुस्थल। सारे मरुस्थल आपके विश्व के आपके सामने हैं। देखिए, ये आपका है अमेरिका, ये आपका अलास्का प्रांत है। देखिए, ये आपका कैलिफोर्निया, ये क्या है? कैलिफोर्निया प्रांत, ठीक है। तो ये कैलिफोर्निया प्रांत जो है, तो कैलिफोर्निया प्रांत और कुछ मैक्सिको जो है, मैक्सिको के एरिया में जो एक मरुस्थल है उसको बोलते हैं हम लोग सोनारन मरुस्थल, ठीक है, सोनारन। लेकिन अगर पूछ दे कैलिफोर्निया के दक्षिण, देखिए कैलिफोर्निया यहाँ पे है और पूरा ये कैलिफोर्निया है, पूरा ये कैलिफोर्निया के दक्षिण में जो ये मरुस्थल, ये जो मरुस्थल देख रहे हैं, ये मरुस्थल आपका है मोजावे मरुस्थल। ओके, वही आपको पूछेगा चिन्हुआ हुआ मरुस्थल, तो चिन्हुआ हुआ मरुस्थल है, जो चिन्हुआ हुआ मरुस्थल जो है, ये मरुस्थल आपका मैक्सिको में है। कहाँ है? मैक्सिको में। ग्रेट बेसिन आपको मरुस्थल पूछेगा तो आपका ये भी आपका यूएसए में ही, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोलोराडो का पठार तो आपको पता ही है। ओके, अटाकामा चिली में, पैटागोनिया अर्जेंटीना में, नाम्बिया कालहारी आपका देख सकते हैं कि आपका अफ्रीका में है। सहारा तो आपको पता ही है। अरबियन मरुस्थल तो आपको अरब में, थार मरुस्थल आपका यहाँ पे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। ओके, ऑस्ट्रेलिया में मैंने सब कुछ करवा दिया है। तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, स्टुअर्ट, स्टोनी, ये सारे मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का पूरा आपका वेस्टर्न पार्ट जो पूरा मरुस्थल से घिरा हुआ, तो ये सारे क्या मरुस्थल कहाँ पे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। चाइना में देखिए मरुस्थल बताएंगे, टकला मकान चाइना में, देखिए गोबी है। ओके, फिर कुछ ऐसे मरुस्थल है, किजलुम है, काराकुम है। तो सारे मरुस्थल आपके सामने हैं जो आपको याद होने चाहिए। सवाल नंबर 39 कहता है कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने जियो मैपिंग
लॉन्च किया। ठीक है, इस वीडियो में आपको शायद इधर ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं दिखा होगा, तो मैं हट जाता हूँ। एक बार आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सारे मदर स्थल को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को यहाँ पे मैं दिख रहा होगा, तो अब तो आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कौन कौन से मदर स्थल ऑस्ट्रेलिया में। ओके, कह रहा कि बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जियो मैपिंग, उस अपने वाटर बॉडीज को कहीं ना कहीं टैग करने के लिए, मतलब कहाँ कहाँ पर उसके वाटर बॉडीज हैं जितने भी, तो उनका भू मानचित्रण शुरू किया है। उस कहने का मतलब कि इनिशिएटिव को या उस एक्सरसाइज को क्या बोलेंगे, तो उसका नाम है जल करो। क्या नाम है? जल करो। जल करो है, जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज हैं बिहार के मैप पे उसको टैगिंग किया जाएगा, जियो मैपिंग किया जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखिए, जल करो इस सवाल का उत्तर होगा। नेहरू एक देशभक्त है, पैट्रियोट है, वाइल जीना इज ए पॉलिटिशियन, लेकिन जीना क्या है? एक राजनीति, तो कहने का मतलब कि राजनेता है। ये टिप्पणी किसके द्वारा दी गई थी? ये टिप्पणी जो दिया गया था सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था कि नेहरू तो एक देशभक्त है लेकिन जिन्ना जो है एक राजनेता है। इस बात को ध्यान रखिए। इस सवाल का उत्तर क्या होगा हमारा? तो मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल। कह रहा है कि किसको कन्फर्ड किया गया स्पेन का टॉप प्रिंसेज ऑफ एस्ट्रियस अवार्ड? ओके, स्पेन का सबसे उच्चतम अवार्ड बोल सकते हैं प्रिंसेज ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, जो कि सोशल साइंस के कैटेगरी क्षेत्र में दिया था, सोशल साइंस के क्षेत्र में दिया था। ये जो अवार्ड मिला है अमर्त्य सेन को, जिन्होंने 1998 में नोबेल प्राइज भी जीता, तो अमर्त्य सेन को ये अवार्ड मिला है सोशल साइंस कैटेगरी में, प्रिंसेस ऑफ द एस्टूरियस अवार्ड, जो कि स्पेन का एक टॉप अवार्ड है, अमर्त्य कुमार सेन को मिला है। तो आज हमने 41 प्रश्नों को किया। तो इसी तरह से हमारा सेशन रिकॉर्डेड चलता रहेगा। आज आपका सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, साइंस का भी सेशन आएगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, चिंता नहीं करना, हम लोग साइंस का सेशन जल्दी ही लाएंगे। ओके, तो इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करना। आपको चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, इसके लिए मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। ओके, तो ज़बरदस्त तो शेयर करिए, PDF आपको BPSC प्लेटफॉर्म के ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को समाप्त करें, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल के वीडियो में। ओके, गुड नाइट।